हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे स्टेशनरी वेव्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे डिटेल में, उसके बाद में उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे और साथ ही में नोड और एंटी नोड क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती है, ये भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी वेव एग्जैक्टली क्या होती है उसे समझने के लिए एक छोटा सा सिमुलेशन है वो हम देखते हैं। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ये टॉपिक देखा है। अब रिफ्लेक्शन के अंदर ट्रांसवर्स वेव, स्पेशली ट्रांसवर्स वेव जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो रिफ्लेक्शन में क्रिस्ट अगर गई होंगी तो रिफ्लेक्शन में ट्रफ मिलता है, और अगर ट्रफ गया होगा तो रिफ्लेक्शन में क्रिस्ट मिलती है। सो जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है वो अगर ओवरलैप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, तो वहाँ पर स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। सो यहाँ पर उसके लिए इस तरह से एक एनिमेशन है, देखो इस तरह से, देखो यहाँ तक। अब ये रेड कलर में जो वेव है उसका क्रिस्ट किसी रिजिड सपोर्ट तक जाएगा, और रिफ्लेक्शन में हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन में हमें मिलेगा ट्रफ। क्रिस्ट गया होगा तो क्या मिलेगा, ट्रफ। तो इसी तरह से जितने भी वेव है वो आगे जाने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में 180 डिग्री से उसका फेज चेंज हो जाएगा। अब ये जो वेव यहाँ पर फॉर्म हो रही है, इस वेव को अगर देखेंगे तो दो लूप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दो लूप्स कंप्लीट हो चुके हैं और एक लूप आधा है। उसके बाद में जितनी वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों भी यहाँ पर इंटरफेयर करनी चाहिए इस तरह से। तो ये यहाँ पर एक टाइप की स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई है। क्या होगा, ये स्टेशनरी वेव। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव होंगी वो रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह से होंगी, रिजल्टेंट वेव। अब रिजल्टेंट वेव के अंदर आप देख सकते हो कि अगर दोनों वेव्स के क्रिस्ट एक जगह पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखा रही है। और अगर यहाँ पर देखो इस तरह से एक की क्रिस्ट, ब्लू की क्रिस्ट है और रेड की ट्रफ है, इस तरह से इंटरफेयर करेंगे तो ये जो एक बीच में लाइन दिखाई दे रही है, जो डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल्स उनके मीन पोजीशन पर हैं। एक की क्रिस्ट है, दूसरे की ट्रफ है, उस केस के अंदर सभी पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, मीन पोजीशन पर। और अगर हम इसे यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं, एक की क्रिस्ट दूसरे की भी क्रिस्ट होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड वहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो ये जो यहाँ पर वेव फॉर्म हो चुकी है इसी का हमें स्टडी करना है। दिस इज नोन एज स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं इसे, स्टेशनरी वेव। सो स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन यहाँ पर डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इस तरह से अगर कोई स्ट्रिंग होगी, इस स्ट्रिंग को हम पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से लूप्स फॉर्म होने वाले हैं। ये जो लूप्स फॉर्म होने वाले हैं इसमें पार्टिकल्स जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर वाइब्रेट करने वाला है, उसको छोड़कर जाने वाला नहीं, उसकी एम्पलीट्यूड फिक्स है, उससे ज़्यादा वो एम्पलीट्यूड नहीं देने वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की एम्पलीट्यूड इतनी है तो आखिर तक इसी एम्पलीट्यूड के साथ में वो वाइब्रेट करेगा। आगे नोड और एंटी नोड के केस के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन के लिए यहाँ पर दो वेव्स होना चाहिए। वेव्स भी कैसे होने चाहिए, when two identical waves कैसे होने चाहिए, identical waves traveling along the same path, along the same path in opposite direction, interfere with each other, the resultant wave is a stationary wave। अब देखो इस डेफिनेशन का हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, आइडेंटिकल वेव्स। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, दो ऐसे वेव्स होने चाहिए जो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी ये सभी सेम होनी चाहिए। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, दोनों का पाथ कैसा होना चाहिए, सेम। मतलब यहाँ पर भी ये जो दो वेव थी, एक येलो कलर में और एक व्हाइट डॉटेड कलर में जो दी गई है वो, तो दोनों की भी यहाँ पर दोनों की भी जो पाथ है वो सेम है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ये समझ लो, ये अगर राइट साइड में जा रही होंगी तो येलो किधर आ रही है, लेफ्ट साइड के अंदर। इंटरफेयर विथ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर करने चाहिए। इंटरफेयर विथ ईच अदर, द रिजल्टेंट वेव इज अ स्टेशनरी वेव। जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी वो एक स्टेशनरी वेव होगी। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करेंगे, वो वेव जगह पर ही रुकेंगी, आगे जाने वाली नहीं है। और इसको दूसरा नाम दिया गया है, इसे स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टैंडिंग वेव। जगह पर ही रुकी होंगी, वो आगे बढ़ने वाली नहीं है, एनर्जी वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी, एक ही जगह पर जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है वहीं पर वो होगी। ठीक है, उसके बाद में हम इसके लिए एक डेरिवेशन देखते हैं। मतलब रिजल्टेंट वेव जो इस तरह की है, यहाँ पर जो लूप्स हैं इस लूप के फॉर्म में वो स्टेशनरी वेव है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन दिखाने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन लेते हैं। अब डेरिवेशन देखो, वहाँ पर हमें दो वेव्स दिए हुए हैं, तो दोनों वेव्स के लिए यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, उसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। वो होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये उसकी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा और के की, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होता है 2πn और के होता है 2π/λ। सो दिस y विल बी इक्वल्स टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा की जगह 2πn इंटू टी माइनस के की जगह 2π/λ इंटू एक्स।
तो यहाँ पर एक हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है इस तरह से, y इक्वल्स टू ए साइन, अब दोनों में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके अंदर 2 पाई कॉमन है, सो 2 पाई यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा बस एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। इस इक्वेशन को हमें डेरिवेशन में यूज़ करना है, डेरिवेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है आगे चलकर। सो यहाँ पर जो दो डिफरेंट टाइप की वेव्स होंगी उनमें से पहली जो वेव है डिस्प्लेसमेंट्स बोलेंगे, दोनों के लिए लिख लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ वेव्स, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे वो y1 पहली जो है उसके लिए y1 इज इक्वल्स टू ए साइन, एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, और दूसरी इक्वेशन होगी y2 इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब इसमें चेंज होने वाली टर्म्स कौन कौन से हैं? एम्पलीट्यूड चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि दोनों भी आइडेंटिकल हैं। उसके बाद में आइडेंटिकल मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो चेंज क्या होगा? बस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर निगेटिव साइन आता है, बट अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आना चाहिए, सो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो वेव्स जब इंटरफेयर करेंगे एक जगह पर साथ ही में आएंगे, एक साथ आएंगे, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर एडिशन, वहाँ पर क्या होगी? वेक्टर एडिशन, बट यहाँ पर हम नॉर्मल एडिशन करके देखेंगे क्या मिलता है। सो y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू y1 इज a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, और दूसरी इक्वेशन होगी प्लस a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, सॉरी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये इन दोनों के अंदर सबसे पहले देखेंगे तो एक कॉमन है, एक कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कौन सा? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये उसका फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पर हमें यूज़ करना है। सो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, इसके अंदर 2 है तो वो 2 आ गया, और दोनों के अंदर a कॉमन था उसे हम साइड में ले लेंगे। पहली टर्म है साइन लेने के बाद में यहाँ पर c की जगह क्या है? 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, यहाँ पर क्या है? 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, और d की जगह पर क्या है? d की जगह पर है 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, दोनों की वैल्यूज आ गई, और डिवाइड बाय कितना करना है? इसे 2 करना है, डिवाइड बाय 2। उसी तरह से कॉस की टर्म कौन सी आ जाएंगी? इनटू कॉस सी की जगह क्या है? फिर से 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस माइनस 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर? 2, सी माइनस डी बाई 2, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? y विल बी इक्वल्स टू 2a साइन एज इट इज आ गया। उसके बाद में अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर देखो क्या होगा, ये 2 पाई से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, सो यहाँ का 2 पाई एन टी और ये 2 पाई एन टी, दिस विल बी 4 पाई एन टी, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई एन टी, और दूसरी जो टर्म है माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा और प्लस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर दूसरी कोई टर्म नहीं होगी, और डिवाइड का 2 एज इट इज आ जाएगा, इनटू कॉस में क्या होगा? यहाँ पर सेम वैसे 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एन टी, ये कितना हो गया? 0, और यहाँ पर क्या है? माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, और यहाँ पर भी देखो ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, और डिवाइड बाय कितना है? यहाँ पर 2 है, वो 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेंगी? 2a साइन, 2 से डिवाइड करने के बाद में 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पाई एन टी इंटू कॉस क्या रह जाएगा? 2 से डिवाइड करने के बाद में माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके, उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी? कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर करेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो वो प्लस कॉस थीटा होता है, क्या होता है वो? प्लस कॉस थीटा। सो ये जो सेकंड टर्म है वो हमें पॉजिटिव लेनी है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई एन टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये इक्वेशन मिल गई। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है, कौन सी वैल्यू? पुट कौन सी वैल्यू लेंगे? 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू a, इसकी वैल्यू क्या लेनी है? हमें a लेनी है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव होंगी उसकी एम्पलीट्यूड लेना है। सो द फाइनल इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू 2a कॉस निकल गया, उसकी जगह a साइन की जो टर्म है वही आ जाएंगे, दैट इज 2 पाई एन टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव की ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये हमें आगे चलकर यूज़ करना है, और ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? देखो, इस फॉर्मूला का अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड किसकी है?
जो रिजल्टेंट वेव है उसकी एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। मतलब कैसे, जैसे जैसे यहाँ पर वेव आगे जाएंगी, मतलब देखो लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो 2 कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड जो इंडिविजुअल वेव है उसकी भी कांस्टेंट है, उसके बाद में 2 पाई लैम्बडा ये सभी टर्म्स क्या है कांस्टेंट, बट यहाँ पर एक्स चेंज होने वाला है, एक्स क्या होगा चेंज होगा, तो उसकी वजह से ये जो एम्पलीट्यूड है हर जगह पर एम्पलीट्यूड डिफरेंट मिलेंगे। मैं आपको जो यहाँ पर पॉइंट बता रहा था दैट इज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसे हम यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं, इस तरह से इस वेव का हमें यूज करना है। तो देखो अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, ये थे हमारी स्टेशनरी वेव। अभी स्टेशनरी वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, फॉर एग्जांपल जो यहाँ का पार्टिकल है, यहाँ पर सभी पार्टिकल्स है, इस तरह से इस ग्रीन लाइन के ऊपर पार्टिकल्स है, कंसीडर करो इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे, बट वाइब्रेशन परफॉर्म करते वक्त यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहला पार्टिकल है ये पार्टिकल यहाँ तक ही जाएगा, मतलब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ यहाँ तक इस पॉइंट तक जाएगा और नीचे तक या इस पॉइंट तक, इसके बियॉन्ड वो जाने वाला नहीं है। उसके बाद में जो सेकंड पार्टिकल है वो सेकंड पार्टिकल यहाँ तक जाएगा, इस तरह से इतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद में ये जो थर्ड पार्टिकल है वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये उसकी एम्पलीट्यूड होगी। जो फोर्थ पार्टिकल होगा उसकी ये डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट पार्टिकल जो होगा वो यहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ तक, और ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो जगह पर रुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो एक्स है या एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एम्पलीट्यूड के अंदर तो वो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली जीरो आती है। सो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कुछ पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ का जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। दीज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स आर नोन एज एंटीनोड्स, इन्हें क्या बोलते हैं एंटीनोड्स। और जहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली जीरो है, मतलब कौन कौन से, ये पार्टिकल है, ये है, ये है, इन सभी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली जीरो है। ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स, इसे क्या बोलते हैं नोड्स। ये हो गया, एक ये है, एक यहाँ का है, ये सभी पार्टिकल्स जगह पर रुके हुए हैं। ये जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो पोजीशंस होंगी, जो पॉइंट्स होंगे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स और नोडल पॉइंट्स। तो ये नोड कब फॉर्म होंगे और एंटी नोड कब फॉर्म होंगे उसके लिए हमें कंडीशंस देखना है। सो पहला हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा भी ले सकते हैं हम, पहला लेंगे हम कंडीशन फॉर नोड्स, कंडीशन फॉर नोड्स। नोड्स की क्या कंडीशन है, नोड्स मतलब क्या, नोड्स मतलब क्या, पॉइंट्स विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पॉइंट्स विथ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट्स विथ मिनिमम, और एग्जैक्टली कितने होते हैं वो, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट के जो पॉइंट्स होंगे जो जगह पर रुके हुए होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम नोड्स। अब उसके लिए एम्पलीट्यूड, नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड कितनी है, जीरो है। सो ए की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, जीरो। उसके बाद में ए किसी लिए पुट किया था हमने, 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा के लिए पुट किया था। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद में यहाँ पर 2a, ये जो 2a है मल्टीप्लाई का, इधर जाने के बाद में वो डिवाइड बाई जीरो डिवाइड बाई 2a होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या मिलेंगी, cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब cos की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद में जीरो आता है, कॉस की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद में जीरो आता है, मतलब ये यहाँ की जो टर्म है वो हमें क्या लेनी होंगी, मतलब 2 पाई x अपॉन लैम्बडा की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर कॉस जीरो हो जाएगा। पहला तो होता है 90 डिग्री, दैट इज पाई, सॉरी पाई बाई टू, पहला कौन सा होता है पाई बाई टू। फिर उसके बाद में फिर से ये वैल्यू कब आने वाली है, जब इसके अंदर हम पाई ऐड करेंगे। मतलब पहली वैल्यू अगर हमें पता होगी तो उसके अंदर बस हमें पाई ऐड करना होता है। ये बात समझ लो आप कि अगर 1 है तो -1 कब होगा, आफ्टर 180 डिग्री, फिर से +1 कब होगा 180 डिग्री के बाद में। उसी तरह से अगर जीरो है तो जीरो कब है 90 डिग्री पर, तो वो फिर से जीरो कब होगा, उसके अंदर 180 ऐड करना होगा। 180 अगर ऐड करेंगे, पाई अगर ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 3 पाई बाई 2। उसके बाद में नेक्स्ट होगा 5 पाई बाई 2, उसके बाद में होगा 7 पाई बाई 2। इस तरह से ये सीक्वेंस चालू रहेंगे। हमें एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब किस पोजीशन के ऊपर हमें नोड्स मिलने वाले हैं। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पहला पॉइंट था पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इधर से 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इधर आने के बाद में लैम्बडा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लैम्बडा बाई 2 पाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था 5 पाई बाई 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई लैम्बडा बाई 2 पाई करेंगे। इस तरह से हमें चालू रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल, सभी टर्म्स के अंदर पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमें इक्वेशन क्या मिलेंगी, इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू यहाँ पर लैम्बडा बाई 4, उसके बाद में 3 लैम्बडा बाई 4, उसके बाद में 5 लैम्बडा बाई 4। इसी तरह से आगे क्या होगा 7 लैम्बडा बाई 4, 9 लैम्बडा बाई 4, ये कंटिन्यू चलने वाली है। मतलब जब भी वेव का इतना पार्ट पोजीशन, इतनी पोजीशन आएंगी, जब भी वेव उसका 1/4 पार्ट कंप्लीट करेंगी तो वहाँ पर नोड फॉर्म होगा। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर नोड। उसके बाद में हम एंटी नोड, इसके अंदर भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं सीईटी के लिए। जब हम सीईटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये जो कंडीशन है इसका हमें नहीं यूज़ करना है। डायग्राम जो होती है, डायग्राम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम इसकी जो सेकंड कंडीशन थी, दैट इज कंडीशन फॉर एंटी नोड, ये देख लेते हैं एक बार। कंडीशन फॉर एंटी नोड, एंटी नोड की क्या कंडीशन होगी। एंटी नोड्स मतलब कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट्स विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स लेने हैं। सो यहाँ पर
उसके लिए कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a। अब ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, उसके लिए देखो यहाँ पर सिंपली जो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो a1 की जगह a है a स्क्वायर, a2 की जगह पर भी a है, जो इंडिविजुअल वेव थी उसकी एम्पलीट्यूड हमने a ली थी स्मॉल a, प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस 5 फेज। अगर यहाँ पर हम देखेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए सिमुलेशन के अंदर देखा था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल कितना चाहिए, 0। सो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सो दिस विल बी 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या मिलेगा वो, प्लस और माइनस 2a। सो यहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड कितनी लेनी है, प्लस और माइनस 2a। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट केस के अंदर एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है, 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2a। दोनों साइड का 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। फिर से यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म होने वाला है दैट इज 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, पहली वैल्यू होगी 0। कौन सी वैल्यू लेंगे तो माइनस 1 होगा, 180 डिग्री दैट इज पाई। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पहली टर्म पता हो गई तो नेक्स्ट जो प्लस होगा या माइनस होगा सेम वैल्यू वो 180 डिग्री के बाद में आती है, और सेम वैल्यू 360 डिग्री के बाद में आती है। सो पाई हो गया, उसके बाद में क्या होगा 2 पाई देन 3 पाई अप टू सो ऑन, ये कंडीशन चलती रहेंगी। एक्स विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 0 इंटू इधर से कौन सी टर्म आ जाएंगी, लैम्बडा अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट टर्म है पाई मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा अपॉन 2 पाई। उसके बाद में नेक्स्ट है 2 पाई इंटू लैम्बडा अपॉन 2 पाई। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। एक्स विल बी इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, नेक्स्ट टर्म होगी पाई पाई कैंसिल हो गया, लैम्बडा बाय 2, नेक्स्ट टर्म होगी 2 पाई कैंसिल हो गया लैम्बडा। उसके बाद में फिर से इसके अंदर लैम्बडा बाय 2 ऐड करना होगा दैट इज 3 लैम्बडा बाय 2। उसके बाद में होगा 5 लैम्बडा बाय 2। इस तरह से ये सीरीज क्या होगी, चलती रहेंगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें नोड्स मिलने, एंटी नोड्स मिलने वाले हैं, एंटी नोड्स। तो अगर हम वेव ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पर जो स्टेशनरी वेव हमने ड्रॉ की थी इस वेव को अगर हम कंसीडर करते हैं, मतलब इसे हम फिर से आगे लेकर चलते हैं। इस तरह से एक बार मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्बडा बाय 2 है, लैम्बडा बाय 4 है, वो कैसा होगा। सबसे पहले देखो जो एक कंप्लीट वेव होती है, ये जो वेव है ये कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इसका डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा इतना होगा वेवलेंथ। तो उसके पार्ट्स करने, पार्ट्स कैसे करेंगे, ये पॉइंट जो होगा ये 0 का होगा। तो यहाँ पर हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है। इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो एक पार्ट है, पहला पार्ट, दिस इज द लैम्बडा बाय 4। ये पार्ट कौन सा है, लैम्बडा बाय 4। नेक्स्ट ये जो पार्ट होगा ये भी लैम्बडा बाय 4, उसके बाद में लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4। इस तरह से एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा बाय 4। अगर हम 2 पार्ट्स कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, दिस विल बी लैम्बडा बाय 2, ठीक है। सो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया, उसके बाद में 2 पार्ट के लिए एक इतना पार्ट, इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा बाय 2। तो एक लूप अगर कंप्लीट हो गई, इस तरह से एक लूप कंप्लीट हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, लैम्बडा बाय 2। तो कंडीशन जो है, कंडीशन क्या है, यहाँ पर एंटी नोड्स की कंडीशन थी। एंटी नोड्स कहाँ मिलेंगे, एंटी नोड्स सबसे पहले मिलना चाहिए 0 पर, बट यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, कहाँ पर दिखने वाला है वो, यहाँ पर है। एंटी नोड तो यहाँ पर है, बट यहाँ 0 कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। सो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन थी ये फ्री एंड के लिए, किसके लिए, फ्री एंड। मतलब अगर किसी रस्सी के ऊपर स्टेशनरी वेव फॉर्म करनी है तो रस्सी का एक एंड बांधा हुआ है और दूसरा एंड अपने पास है। इस तरह से अगर उसे ऑसिलेट करेंगे तो जहां ऑसिलेट करने वाले वहां पर ऑब्वियसली एक एंटी नोड होगा। सो ये फ्री एंड के लिए, मतलब यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट सबसे पहले वाइब्रेट करेगा, इधर से भी इतना पार्ट हम वाइब्रेट करेंगे। तो अब कंडीशन हम जो दी हुई है उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब कैसा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा दिस विल बी एक्स इक्वल्स टू 0। ये कितना होगा, एक्स इक्वल्स टू 0। फिर से अब यहाँ पर 2 पार्ट आ गए, यहाँ पर 2 पार्ट, इस पार्ट की 1/4 पार्ट और ये 1/4 पार्ट, कितना होगा वो 2/4 पार्ट। मतलब कितना होगा, लैम्बडा बाय 2। मतलब पहला एंटी नोड होगा, फिर से एंटी नोड, पहला 0 होगा, उसके बाद में लैम्बडा बाय 2। फिर से ये कब होगा, एक वेव कंप्लीट होने के बाद में। इस तरह से एक वेव जब कंप्लीट होंगी यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो पार्ट होगा यहाँ पर फिर से क्या मिलेगा हमें, एंटी नोड। तो जब भी लैम्बडा बाय 2 इतना डिस्टेंस कवर होगा तो वहाँ पर हमें एक एंटी नोड मिलेगा। साथ ही में जो इससे पहले वाली कंडीशन थी, ये नोड वाली कंडीशन, ये एंटी नोड का होगा, नोड कहाँ पर मिलने वाला है, लैम्बडा बाय 4। सो अगर ये एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो लैम्बडा बाय 4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन हमने देखी है फ्री एंड के लिए। अगर क्लोज एंड होगा तो उसके लिए क्या, उसके लिए आप भी बता सकते हो क्या होगा। अगर क्लोज एंड होगा तो उसके लिए क्या होगा, क्लोज एंड के लिए पहला नोड कहाँ पर मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू 0 पर। उसके बाद में नेक्स्ट कहाँ पर मिलेगा, लैम्बडा बाय 2। नेक्स्ट कहाँ पर मिलेगा, लैम्बडा। नेक्स्ट कहाँ पर मिलेगा, 3 लैम्बडा बाय 2। मतलब जो एंटी नोड की कंडीशन थी वो नोड के लिए हो जाएंगी और जो नोड की थी वो एंटी नोड के लिए हो जाएंगी। देखो ना, ये जो पॉइंट है ये सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम। सो जो यहाँ पर हमने कंडीशन देखी है, ये जो 2 कंडीशंस देखी है बुक के अंदर जो दी हुई है, ये किसके लिए, फ्री एंड के लिए। फ्री एंड मतलब एक एंड हमारे हाथ में, रस्सी के ऊपर जहाँ स्टेशनरी वेव फॉर्म होने वाली है उसका एक एंड हमारे पास है और दूसरा एंड बंधा हुआ है। तो उस केस के अंदर ये कंडीशन है। अगर क्लोज एंड आ गया तो उसके लिए क्या होगा, जो यहाँ पर हमने एंटी नोड की कंडीशन देखी थी वो नोड के लिए होगी और नोड के लिए जो थी वो एंटी नोड के लिए होंगी, ठीक है। उसके बाद में
यहाँ पर हमें बस लास्ट पॉइंट देखना है, डिस्टेंस बिटवीन नोड, टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। अब ये जो कंडीशन है इसे हम लेंगे पहले, एडजेसेंट किसके लिए थी, एंटी नोड्स, दो एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो पहला देखो, ये पहला है 0 पर, दूसरा है कहाँ पर है, λ/2। तो नेक्स्ट टर्म में से पहली टर्म हमें सबट्रैक्ट करनी है, जो कोई भी ले लो, कौन सा भी पार्ट ले लो। अगर हम λ/2 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, λ/2, लैम्बडा माइनस λ/2 करेंगे तो फिर से λ/2। सो डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी, एक पार्ट, उसके बाद में दो पार्ट की एक लूप कंप्लीट हो गई, इस लूप की वैल्यू कितनी होती है, λ/2। सो यहाँ पर जो एंटी नोड्स हो गए, यहाँ पर एंटी नोड है, यहाँ पर है, तो ये λ/4 और λ/4 कितना होगा, ये 2 λ/4, दैट मीन्स दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, वही दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में भी डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हमें बस सबट्रैक्ट करनी है। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड, नोड होने के बाद में दूसरी एंटीनोड कब आएंगी, मतलब यहाँ पर नोड हो चुका है, यहाँ पर इस तरह से नोड हो चुका है, एंटीनोड कब आएगा, इसके लिए 1/4 पार्ट, मतलब कितना होगा, λ/4, एंटीनोड होगा, फिर से नोड कब आएगा, λ/4। सो डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटीनोड कितना होगा, λ/4। सो इस तरह से हमने लास्ट में डिस्टेंसेस भी फाइंड आउट कर लिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अंदर कोई आपको डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। उसके बाद में ये जो पार्ट है ये हमने देखा, तो उसके अंदर डेरिवेशन भी है। अगर आप लोगों को ये नोट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये चाहिए होंगे तो आप मुझे बता दो कमेंट्स के अंदर, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।